जय हिंद स्टूडेंट्स। अब आपका नेक्स्ट वीडियो है लेसन नंबर 4, जनसंख्या संरचना, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। जनसंख्या संरचना क्या है और हम इसमें किस किस का अध्ययन करेंगे। ये लेसन आप लोगों का विशेषकर 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता है ब्लूप्रिंट के हिसाब से, लेकिन सिलेबस छोटा होने की वजह से हो सकता है 2 नंबर का या इससे ज्यादा का भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें से क्वेश्चन जो बनेंगे वो छोटे छोटे बनेंगे, तो हम इसमें अध्ययन करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से जो भी है वो। जनसंख्या संरचना से क्या तात्पर्य है? किसी भी देश की जनसंख्या में वहां की जनसंख्या का आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या तथा जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का अध्ययन करना ही जनसंख्या संरचना कहलाता है। अर्थात किसी भी देश की जनसंख्या को आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या तथा व्यवसाय के आधार पर विभाजित करके अध्ययन करना ही जनसंख्या की का स्ट्रक्चर या जनसंख्या संरचना कहलाता है। अर्थात हम जनसंख्या संरचना में आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या और व्यवसाय का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात आती है आयु वर्ग की। आयु वर्ग से क्या तात्पर्य है? किसी भी देश की जनसंख्या को आयु के आधार पर वर्गों में विभाजित करके अगर उसका अध्ययन किया जाता है तो उसे आयु संरचना कहा जाता है। जैसे 0 से 10 वर्ष की आयु वाले, 10 से 20 वर्ष की आयु वाले, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 या 60 से अधिक आयु वाले जनसंख्या। इस प्रकार से जनसंख्या को उम्र या आयु के आधार पर वर्गों में विभाजित किया जाता है और उसके आधार पर जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। आयु वर्ग की अगर हम बात करें तो मुख्यतः विश्व की जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में विभाजित किया गया है। बाल वर्ग, वयस्क वर्ग और तीसरा है वर्ध वर्ग। अगर हम बाल वर्ग की बात करें तो 0 से 14 वर्ष की आयु वाले बाल वर्ग में शामिल होते हैं, 15 से 64 वर्ष की आयु वाले वयस्क वर्ग में शामिल होते हैं और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध वर्ग में शामिल किए जाते हैं। विश्व में अगर इनकी जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें, औसत अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो विश्व की लगभग 30% जनसंख्या बाल वर्ग में आती है, 60% जनसंख्या वयस्क वर्ग में आती है और लगभग 10% जनसंख्या वर्ध वर्ग में शामिल की जाती है। इस प्रकार से विश्व की जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में विभाजित किया गया, बाल वर्ग, वयस्क वर्ग, वर्ध वर्ग। 0 से 14 वर्ष बाल वर्ग 30% जनसंख्या, वयस्क वर्ग 15 से 64 वर्ष 60% जनसंख्या, वर्ध वर्ग 65 वर्ष से अधिक 10% जनसंख्या पाई जाती है। विश्व में जिस देश में वयस्क वर्ग का अनुपात अधिक होता है वहां पर विकास की गति तीव्र होती है, क्योंकि वहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। इस वर्ग को कार्यशील जनसंख्या के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता, कार्यशील जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? तो विशेषकर 15 से 64 वर्ष की आयु वाले वे लोग, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल किया जाता है, जो किसी न किसी प्रकार का रोजगार करते हैं या किसी न किसी प्रकार के आर्थिक उत्पादन में अपना योगदान देते हैं, उन लोगों को कार्यशील जनसंख्या या क्रियाशील जनसंख्या वर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसमें वयस्क वर्ग या इसको युवा व प्रौढ़ वर्ग भी बोल सकते हैं शामिल किया जाता है 15 से 64 वर्ष की आयु वाले। बाल वर्ग और वर्ध वर्ग को आश्रित जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। ये निर्भर होते हैं, ये लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए निर्भर होते हैं, इसलिए इनको आश्रित या निर्भर जनसंख्या वर्ग के नाम से जाना जाता है। जिस देश में वर्ध वर्ग की संख्या का अनुपात अधिक होता जाता है वहां पर विकास की गति धीमी पड़ जाती है। विशेषकर जापान जैसे विकसित देशों में यह समस्या मुख्य रूप से देखने को मिल रही है, वहां पर वृद्ध वर्ग की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। विश्व में जापान ऐसा देश है जहां पर पूरे विश्व के अनुसार सबसे अधिक वृद्धों का अनुपात पाया जाता है। ये हो गया आयु वर्ग का अध्ययन। दूसरी बात आती है अब लिंगानुपात की। नेक्स्ट बात आती है अब लिंगानुपात की। लिंगानुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। लिंगानुपात किसे कहते हैं, लिंगानुपात की क्या परिभाषा है,
और इसमें कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना रहती है। बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बात आती है लिंगानुपात की। तो किसी भी देश में अगर जनसंख्या का अध्ययन स्त्री तथा पुरुषों के अनुपात के आधार पर किया जाता है तो उसे लिंगानुपात कहा जाता है। कि किसी भी देश की जनसंख्या को स्त्री और पुरुष जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अगर विभाजित करके उसका अध्ययन किया जाता है तो उसे लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है। इसकी सीधी सी परिभाषा है कि किसी भी देश की जनसंख्या में 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जनसंख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या में 1000 स्त्रियों के पीछे पुरुषों की जनसंख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। क्योंकि लिंगानुपात से मतलब क्या है, स्त्री अनुपात पुरुष या पुरुष अनुपात स्त्री, स्त्री और पुरुषों के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। तो सीधी सी परिभाषा आप लोग याद रख सकते हो, 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जनसंख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। इस अनुपात को 1000 पे निकाला जाता है, इस आधार पे इसको 1000 के आंकड़े के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसके मुख्यतः कुछ सूत्र है। पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या गुणा 1000। दूसरा सूत्र इसमें उल्टा लिख सकते हैं आप लोग, स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। दोनों सूत्र सही है। यहाँ पे स्त्री और पुरुष का जो अनुपात निकाला जाता है उसमें 1000 पुरुषों पे निकाल सकते हैं या 1000 स्त्रियों पे निकाल सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से ये सूत्र है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लिंगानुपात की परिभाषा दीजिए या लिंगानुपात का क्या सूत्र रहता है वो बताइए। तो दोनों में से आप लोग कोई भी सूत्र लिख दो, दोनों ही सही है। बस ध्यान रखना, गुणा में हमेशा क्या आता है, 1000 आता है। स्त्री और पुरुषों के अनुपात के आधार पर अगर हम देखें तो पूरे विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो पूरे विश्व का जो लिंगानुपात है वो 983 है। पूरे विश्व स्तर पे जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व का जो लिंगानुपात है वो लिंगानुपात 983 है। एशिया महाद्वीप का लिंगानुपात सभी महाद्वीपों में सबसे कम है, 964। फिर अफ्रीका का 999, फिर यूरोप का 1055, दक्षिण अमेरिका का 1033, उत्तरी अमेरिका का 1029 तथा ओसेनिया का है 1000। ये आंकड़े हैं 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के बारे में। तो पूरे विश्व में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है 983, अर्थात पूरे विश्व स्तर पे पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या कम पाई जाती है। और एशिया में ये आंकड़े सबसे कम है। एशिया में लिंगानुपात का स्तर बहुत ही कम है, यहाँ पर लिंगानुपात केवल 964 है। दूसरी बात करें, अफ्रीका में 999 है। यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे लिंगानुपात का स्तर सबसे अधिक है, अर्थात पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है, 1055। दक्षिण अमेरिका में भी पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या अधिक है, उत्तरी अमेरिका में भी पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या अधिक है, और ओशिनिया में इसका संतुलन पाया जाता है। इस प्रकार से पूरे विश्व में लिंगानुपात का स्तर पाया जाता है। लिंगानुपात के आधार पर अगर हम बात करें तो पूरे विश्व को 2 भागों में बांट सकते हैं मुख्यतः। एक, स्त्रियों की अधिकता वाले देश, ऐसे देश जहां पर स्त्रियों की अधिकता है पुरुषों के मुकाबले, और दूसरा स्त्रियों की कमी वाले देश या पुरुषों की अधिकता वाले देश, ऐसे देश जहां पर स्त्रियों की कमी पाई जाती है या पुरुषों के मुकाबले कम स्त्रियां पाई जाती है। पहला, स्त्रियों की अधिकता वाले देशों की बात करें तो उनमें यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूक्रेन,
स्त्रियों की अधिकता वाले देशों में अगर हम बात करें तो यूएसए है, कनाडा है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, यूक्रेन है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है। ये देश प्रमुख रूप से आते हैं जहां पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक पाई जाती है। ये लगभग विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, स्त्रियों की कमी वाले देश जहां लिंगानुपात की कमी है, तो भारत जैसे देश इस श्रेणी में आते हैं जहां पे लिंगानुपात 1000 से कम पाया जाता है। यहाँ लिंगानुपात 1000 से ज्यादा पाया जाता है। भारत, चीन, ब्राजील, पाकिस्तान, नेपाल आदि जो देश है वो देश स्त्रियों की कमी वाले देश आते हैं जिनमें लिंगानुपात 1000 से कम पाया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि लिंगानुपात की कमी के क्या कारण है। विशेषकर भारत जैसे देशों में लिंगानुपात की कमी के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं कि यहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले इतनी कम क्यों है। क्योंकि भारत का औसत लिंगानुपात 940 है, जो अगर विश्व स्तर पे देखा जाए या पूरे विश्व के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो इन आंकड़ों में बहुत ही कम लिंगानुपात का स्तर है। तो भारत में लिंगानुपात कम क्यों पाया जाता है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम क्यों पाई जाती है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग बता सकते हो इसमें। पहला क्वेश्चन है, लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम महत्व देना, या इसका हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कम महत्व देना। दूसरा, भ्रूण हत्या, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, स्त्री शिक्षा में कमी होना। चौथा, बाल विवाह, बाल विवाह के कारण भी कम उम्र में ही प्रसव काल होने से लड़कियों की मृत्यु जल्दी हो जाती है, जिससे लिंगानुपात का स्तर कम होता जाता है। हमारी सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं भी इसके लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो प्रमुख कारण कौन कौन से होंगे आपके सामने, कोई दो कारण अगर पूछे तो, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कम महत्व दिया जाना। दूसरा, भ्रूण हत्या जो सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, स्त्रियां या लड़कियों की साक्षरता में कमी का होना। इसके अलावा चौथा कारण अगर बात करें तो हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज है, संस्कृति है, ये इसके प्रमुख रूप से कारण माने जा सकते हैं, जिनके द्वारा भारत जैसे देशों में लिंगानुपात का स्तर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता से क्या तात्पर्य है। साक्षरता के द्वारा किसी भी देश में जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है कि किसी भी देश की जनसंख्या से अगर गुणों का अध्ययन करना है या गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करना है तो वहां पे हमें साक्षरता का अध्ययन करना होगा। इसमें एक बात आती है, साक्षरता किसी भी देश के सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होती है। ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि साक्षरता किसका सूचक है, सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक है, या किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक क्या है, साक्षरता है। तो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और आया हुआ भी है कि साक्षरता के द्वारा किसी भी देश के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक कौन है, साक्षरता है। जब बात करते हैं साक्षरता होती क्या है, मुख्य रूप से जो परिभाषा निश्चित की गई है वो ये है कि 7 वर्ष, किसी भी देश में वहां की जनसंख्या में 7 वर्ष 7 ईयर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या को कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, जो किसी भी भाषा में पढ़ सकता है, लिख सकता है या उस भाषा को समझ सकता है, साक्षर कहलाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, जो किसी भी एक भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है या उस भाषा को समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, साक्षर कहा जाएगा। पूरे अगर विश्व स्तर की बात करें तो पूरे विश्व में साक्षरता का प्रतिशत है 77%। पूरे विश्व में साक्षरता का प्रतिशत है 77%। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन ये बनने की संभावना है कि पूरे विश्व में वे कौन कौन से देश हैं जहां पर साक्षरता का प्रतिशत 100% पाया जाता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। तो विश्व में जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड,
ये देश ऐसे है जहां पर साक्षरता का 100% पाया जाता है। यहाँ पर पूरी 100% जनसंख्या साक्षर है। अब भारत की बात करें तो भारत का साक्षरता प्रतिशत विश्व के औसत साक्षरता प्रतिशत से भी कम है, 74.04%। कि पूरे भारत का साक्षरता प्रतिशत पूरे विश्व के साक्षरता प्रतिशत से भी बहुत ही कम है, 74.04% है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, जहां पे साक्षरता का लगभग जो प्रतिशत है वो 93% के लगभग पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की। किसी भी देश में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो किसी भी देश की जनसंख्या को ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के आधार पर विभाजित करके अध्ययन करना ही ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या कहलाता है। पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो 2015 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की लगभग 53% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या के रूप में पाई जाती है। अर्थात विश्व में आधी से भी अधिक जनसंख्या नगरीय जनसंख्या के रूप में निवास करती है। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को हम कैसे विभाजित करेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वे लोग जिनके जीविकोपार्जन कृषि या प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर होता है, उन लोगों को ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो वे लोग नगरों में रहने वाले या ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग जिनका जीविकोपार्जन मुख्यतः द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक प्रकार की क्रियाओं पर निर्भर रहता है या गैर कृषि कार्यों पर निर्भर रहता है, उनको नगरीय जनसंख्या में शामिल किया जाता है। अर्थात वे लोग जो नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक प्रकार के व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को नगरीय जनसंख्या के रूप में शामिल किया जाता है। वर्तमान समय में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नगरीकरण से मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का नगरों की ओर पलायन करना, जिसके कारण पूरे विश्व में नगरीय जनसंख्या जो है वो वर्तमान में आधी से भी ज्यादा हो चुकी है, यानी 53% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या के रूप में आती है। अगर हम पूरे विश्व स्तर पे बात करें तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ऐसे हैं जहां पर नगरीकरण का औसत 75% से भी अधिक है। उत्तरी अमेरिका में 75% से भी अधिक जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है, जो आप लोगों को महामानव समूह में मैंने बताया था उत्तरी अमेरिकन में। और एक यूरोप महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 75% से ऊपर पाया जाता है। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप ऐसे हैं जहां पर नगरीय जनसंख्या पूरे विश्व में महाद्वीपों के अनुसार सबसे कम है। एशिया में 38% नगरीय जनसंख्या है और यूरोप महाद्वीप में भी नगरीय जनसंख्या 38% पाई जाती है, जो पूरे विश्व में बहुत ही कम पाई जाती है। पूरे विश्व स्तर पे बात करें तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ये विश्व के ऐसे देश हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक पाया जाता है या 70% से भी अधिक पाया जाता है। कि नगरीय जनसंख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक औसत से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले देश और एक औसत से कम जनसंख्या वाले या नगरीय जनसंख्या वाले देश। तो ये वो देश है जहां पर सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, 70% से भी अधिक। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश जो है उन देशों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 50% से भी कम पाया जाता है, यानी इन देशों में नगरीय जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। अब बात आती है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का क्या कारण है, ऐसे कौन कौन से कारण है जिनके कारण नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है। पहला है रोजगार के साधनों की वृद्धि, कि नगरों में धीरे धीरे रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं, इससे नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा कारण आता है शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, कि नगरीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का विस्तार पाया जाता है या उच्च शिक्षा सुविधाएं पाई जाती है, जिसके कारण वहां पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तीसरा है परिवहन और संचार की सुविधाएं, कि नगरीय क्षेत्रों में परिवहन और संचार की सुविधाओं के कारण भी नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या आकर्षित होती है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास नगरीय क्षेत्रों में अधिक हुआ है, इसलिए भी वहां जनसंख्या आकर्षित होती है। तो ये प्रमुख कारण है जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या नगरों की ओर पलायन कर रही है। कौन कौन से कारण है? पहला रोजगार की अधिकता, दूसरा शिक्षा सुविधाओं का की अधिकता, तीसरा आता परिवहन और संचार का विकास, चौथा आता स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। अब नेक्स्ट बात आती है जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना की बात करते हैं। तो जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना क्या होती है? किसी भी देश की जनसंख्या को व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर विभाजित करके अगर उसका अध्ययन किया जाता है तो उसे जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। मानव की उत्पत्ति जब से हुई तब से लेकर वर्तमान समय तक मानव ने अनेक प्रकार के व्यवसायों का विकास किया है,
जीविकोपार्जन के लिए अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग किया है। जैसे जब से मानव की उत्पत्ति हुई तब से उसने आखेट करना, भोजन संग्रहण करना, उसके बाद पशुपालन करना, कृषि करना, इसके अलावा लकड़ी काटना है, मछली पकड़ना है। धीरे धीरे उद्योगों का विकास किया, उद्योगों के बाद परिवहन है, संचार है, व्यापार है, इस प्रकार के अनेक व्यवसायों का विकास किया है। इस आधार पर मानव की व्यवसायिक संरचना को या आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं या प्राथमिक व्यवसाय, दूसरा द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। और वर्तमान समय में चतुर्थ का विभाजन करके एक नई प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है, वह है पंचम व्यवसाय या पंचम आर्थिक क्रियाएं। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में मानव की आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में विभाजित कर दिया गया है। मुख्य रूप से 4 ही है, लेकिन चौथे से 5वें का विभाजन कर दिया गया है। तो इस प्रकार से मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक व्यवसाय की बात करें तो इनका संबंध भूमि के विदोहन से होता है, सीधा प्रकृति से होता है कि मानव के द्वारा प्राकृतिक पदार्थों का जब सीधा ही उपयोग किया जाता है तो उन सभी क्रियाओं को प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। इन सब के बारे में आगे आप लोगों के लेसन आते जाएंगे क्रम से, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं और पंचम क्रियाएं, उनमें ये आप लोगों को विस्तार सहित बता दिया जाएगा। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो कृषि, आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुपालन, इस प्रकार के व्यवसाय, खनन, मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं में या प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। कि प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से आते हैं? कृषि, आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुपालन और खनन। द्वितीय आर्थिक क्रियाएं जिनमें किसी भी पदार्थ का रूप परिवर्तन करके उसे नई प्रकार की वस्तु बनाकर उसका उपयोग लिया जाता है, अर्थात नई वस्तु का विनिर्माण करना, जिसमें विनिर्माण उद्योगों को शामिल किया जाता है। जितने भी विनिर्माण उद्योग हैं वो द्वितीय आर्थिक क्रियाओं में आते हैं। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, घास फूस से रस्सियां बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना, लोहे से औजार व हथियार बनाना, चांदी सोने से आभूषण बनाना, इसके अलावा गन्ने से चीनी बनाना, ये सभी के सभी द्वितीय आर्थिक क्रियाओं में आते हैं, जिससे वस्तु का नया रूप बदल जाता है। इनको विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। इसके अलावा पैकिंग, ये भी द्वितीय आर्थिक क्रियाओं में आते हैं। डिब्बों की जो पैकिंग की जाती है वो द्वितीय क्रियाओं में शामिल होते हैं। तृतीय क्रियाएं, इनको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय आर्थिक क्रियाओं को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ये मैंने बताया आप लोगों को। तो तृतीय आर्थिक क्रियाओं में किस किस को शामिल किया जाता है? परिवहन, व्यापार, बीमा, बैंकिंग और शिक्षा, ये प्रमुख रूप से तृतीय आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अब बात आती है चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं। तो चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में उच्च सेवाएं आती है, विशेषकर शोध, अनुसंधान, आविष्कार, इस प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो आर्थिक क्रियाएं चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में शामिल की जाती है। उच्च प्रकार की सेवाएं भी बोल सकते हैं इनको। और पंचम आर्थिक क्रियाओं में आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सलाहकार, मैनेजमेंट, ये सभी पंचम आर्थिक क्रियाओं में शामिल की जाती है। चतुर्थक और पंचम आर्थिक क्रियाएं जो है इनको उच्च सेवाओं की श्रेणी में शामिल किया जाता है। चतुर्थक में शोध, अनुसंधान, आविष्कार, पंचम आर्थिक क्रियाओं में आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सलाहकार, मैनेजमेंट, इस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है। यहाँ से आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि विशेषकर यहाँ से पूछा जाता है सेवा क्षेत्र कौन सा है, कोई 2 उदाहरण बताइए, या द्वितीय आर्थिक क्रियाओं के कोई 2 उदाहरण बताइए, या किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया या व्यवसाय के कोई 2 उदाहरण बताइए, या इनके नाम आ जाते हैं कि परिवहन, व्यापार आदि को किसमें सम्मिलित किया जाता है, शोध, अनुसंधान आदि को कौन सी आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है।
तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कृषि, आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुपालन और खनन सबसे पहले की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, उद्योग, पैकिंग। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में परिवहन, व्यापार, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा जिसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। चतुर्थक और पंचम उच्च सेवाएं आती है। चतुर्थक में शोध, अनुसंधान, आविष्कार आदि आते हैं और पंचम आर्थिक क्रियाओं में आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सलाहकार, मैनेजमेंट, ये सभी पंचम आर्थिक क्रियाओं में शामिल किए जाते हैं। धन्यवाद।